तो आधी रात दिवाली जैसा माहौल हो गया, पटाखे गूंजने लगे, लोग जश्न में डूब गए क्योंकि 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है टीम इंडिया। 76 रन बनाकर फाइनल के गेम चेंजर बने हैं विराट कोहली। तो आपको बता दें 7 रन से दक्षिण अफ्रीका टीम को बारबाडोस के स्टेडियम में हराया। और इसके बाद की तस्वीर आप देखें किस तरह से आधी रात जश्न का माहौल हो गया। तमाम भारतीय फैंस झूम उठे क्योंकि 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो भारत के नाम आया। इससे पहले 2007 में भारत T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना था। हालांकि 2011 की बात करें, वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारत बना और अब 2024 भारत एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना है। तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। मैच जीते ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के इंतजार को खत्म किया। बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बुमराह ने टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए। वहीं विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने। विराट ने 76 रन की शानदार पारी खेली। फाइनल जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को गले लगा लिया। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया। तो जैसे ही टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, देश भर में जश्न का माहौल बन गया। आधी रात को दिवाली बनने लगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, प्रयागराज, ग्वालियर, कर्नाटक से लेकर हुबली तक, छत्तीसगढ़ के बस्तर तक लोग पटाखे फोड़कर जश्न मनाने लगे। तो ये 8 शहरों की तस्वीरें आपके सामने तो हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम देश भर के शहरों में इसी तरह का माहौल था। लोग पटाखे फोड़कर दिवाली मनाते हुए नजर आए, जश्न मनाते नजर आए, ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आए, नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से ऐलान किया गया है। T20 फॉर्मेट में रोहित और विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया। T20 से संन्यास के बाद भावुक हुए हैं विराट कोहली। चैंपियन बनते ही घर वालों से बात की है। मैदान से ही अनुष्का को वीडियो कॉल किया। जश्न से दूर बच्चों से करते रहे बातचीत। जी हां, T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही भारत के 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया। विराट कोहली के संन्यास लेने की कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर BCCI अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। They've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. They've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. और आइए अब एक नजर डालते हैं T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की शानदार पारी पर। तो आपके सामने पूरी जानकारी T20 में कोहली का विराट रिकॉर्ड कैसा रहा है, अब तक का सफर कैसा रहा। तो T20 मैच कुल मिलाकर कितने खेले हैं, 125 मैचेस T20 के खेले। औसत कितना रहा, एवरेज कितना रहा, 48.69 का एवरेज रहा। कुल मिलाकर जो रन बना है 4188 और स्ट्राइक रेट 137.04 का स्ट्राइक रेट रहा। एक शतक भी जड़ा है और 38 50 भी लगाए हैं, अर्धशतक लगाए और 124 छक्के लगाए हैं। नाबाद पारियां कितनी खेली, 369 नाबाद पारियां खेली हैं। आपको बता दें चौके लगाए हैं 369 और नाबाद पारियां 31 खेली है। यह आपको हमने जानकारी दी। अभी तक का जो T20 का जो सफर है वो कैसा रहा। हालांकि आप संन्यास का ऐलान कर दिया है विराट कोहली ने। तो विराट कोहली के साथ साथ आपको बता दें कि रोहित शर्मा की बात करें तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ही इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था और तब भारत को पहले इवेंट में ही चैंपियन बनने का जो अहम मौका है वो मिला था और इसमें अहम भूमिका रोहित की तरफ से निभाई गई थी। अब अपने 9वें T20 वर्ल्ड कप में रोहित ने कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को 17 साल के बाद दूसरी बार
खिताब दिलाया 2007 के बाद 2024 में, अब दूसरा खिताब 17 साल के बाद आया। अब एक नजर डालते हैं रोहित शर्मा के T20 इंटरनेशनल करियर पर। तो रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल करियर कैसा रहा ये आप देखिए। कुल मिलाकर 159 जो मैच है वो खेले हैं और पारी 151 जो पारी है वो रही है 4231 रन बना है। सर्वोच्च स्कोर रहा रोहित शर्मा का T20 में 121 का रहा। कुल मिलाकर जो औसत की अगर बात करें तो वो रहा 32.05 और स्ट्राइक रेट आप देखिए 140.89 का स्ट्राइक रेट रहा और शतक 5 शतक जड़े हैं, 32 अर्ध शतक जड़े हैं रोहित शर्मा ने T20 मैचेस में, जिसमें 19 जो पारियां है वो नाबाद रही है। और पहली बड़ी खबर, इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी, लेबनान पर हमले का भयानक परिणाम होगा। लेबनान पर हमला तो ईरान युद्ध में उतर जाएगा। ईरान ने यह साफ कह दिया, बड़ा खामियाजा भुगतेगा इजराइल। यह ईरान की तरफ से इजराइल को धमकाया गया है। तो आपको बता दें कि यह देखिए बड़ी खबर, आपको बता दें ईरान ने यह ऐलान कर दिया है और इजराइल को बोल दिया है कि अगर लेबनान के खिलाफ युद्ध को छेड़ा गया तो इसके बाद ईरान भी सीधे एंट्री कर लेगा। तो लेबनान को लेकर इजराइल और ईरान में जुबानी जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, जहां एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान को पाषाण युग है उसमें पहुंचाने का ऐलान किया। तो अब इस बयान का पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल का वजूद मिटा देने की बात कह डाली है, लेबनान पर हमला ना करने की चेतावनी दी है। मगर बड़ा सवाल यह है कि फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, 5 जुलाई को फिर से वोटिंग होनी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नए ईरानी राष्ट्रपति की शपथ के साथ ही इजराइल पर हमले का आगाज हो जाएगा। सवाल यह है, क्या लेबनान के चलते अरब में महायुद्ध का फ्रंट खुल जाएगा। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 10,452 वर्ग किलोमीटर में फैला लेबनान, जिस पर हमले का प्लान आईडीएफ ने तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ब्रिगेड ने कई फ्रंट से लेबनान की घेराबंदी तक कर ली है। मतलब साफ है कि किसी भी वक्त लेबनान इजराइल में वॉर छिड़ सकती है, किसी भी वक्त हिजबुल्लाह और आईडीएफ के लड़ाकों में आर पार की जंग हो सकती है। और आशंका यह भी जताई जा रही है कि जो हश्र इजराइल ने गाजा का किया, ठीक वैसा ही बारूदी मंजर लेबनान के अलग अलग इलाकों में नजर आ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही 8 महीनों में इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर आईडीएफ ने लेबनान पर हमले की कोशिश की, अगर लेबनान को तबाह करने के लिए बारूदी बारिश की, तो इस जंग में ईरान सीधे उतर जाएगा, वो भी विनाशक हथियारों के साथ। 24 घंटे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान को लेकर एक बयान दिया। वो ये, आईडीएफ ने लेबनान की घेराबंदी कर दी। यकीन मानिए, इजरायली ब्रिगेड अपने विस्फोटक हमलों से लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान का जवाब लेबनान से पहले ईरान ने दिया। वो ये कि अगर इजराइल ने गलती से भी लेबनान पर हमला किया तो पूरी ताकत के साथ ईरान इस युद्ध में शामिल होगा और इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के साथ ही जंग पर विराम लगेगा। तो क्या अरब में लेबनान को लेकर महाजंग की बिसात बिक चुकी है? क्या जल्दी ईरान वर्सेस इजराइल में आर पार की जंग छिड़ सकती है? क्या ईरान अपने पुराने शत्रु से हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है?
तो क्या अरब में लेबनान को लेकर महाजंग की बिसात बिछ चुकी है? क्या जल्द ही ईरान वर्सेस इजराइल में आर पार की जंग छिड़ सकती है? क्या ईरान अपने पुराने शत्रु से हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है? गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है। वोटों की गिनती हुई जिसमें किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति उम्मीदवार को कम से कम 50% बहुमत मिलना चाहिए। पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% का आंकड़ा पार नहीं कर सका, लिहाजा 5 जुलाई को ईरान में फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के बीच मुकाबला होगा और इन्हीं 2 चेहरों में से कोई एक ईरान में राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा और उसके लिए लेबनान पहला अग्निपथ होगा। तो क्या 6 जुलाई यानी आज से ठीक 7 दिन बाद ईरान जंग का आगाज कर देगा? क्या ईरान अपनी मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन से इजरायली धरती को सुलगा देगा? दरअसल ईरानी प्रेसिडेंट रईसी की मौत के बाद से ही ईरान आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस बार ईरान अपने विनाशक हथियारों के जरिए इजरायल से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजरायल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल में बारूदी जलजला लाने के लिए खमनेई ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजरायल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल है, जिसकी मारक क्षमता है 2000 से 2500 किलोमीटर। ये मिसाइल मैक 12 यानी कि 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। और तीसरी मिसाइल है एमाद, जिसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 7 यानी कि 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है शहाब 3, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल भी मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट पर अटैक करती है। इजरायल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम है गदर, जो मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की छठी ताकत है, जिस मिसाइल का नाम है पवे, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है, तो वही रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की। रईसी के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम है फतेह 2, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल है खैबर शिकन, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजरायल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कस्सैम है, जो कि मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजरायल का कोना कोना बारूद से दहलेगा ही, बल्कि इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका के पांव उखाड़ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ ईरान ने जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं ईरान के साथ उसके प्रॉक्सी संगठन भी पूरे एक्शन में हैं।
हूती हो या फिर हिजबुल्ला, हर कोई इजराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक भीषण हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात लेबनान के हिजबुल्ला संगठन की। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला ने जबरदस्त हमले किए। शालोमी, गैलिली और लहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। माउंट डोव में भी हिजबुल्ला ने मिसाइलों से अटैक किया। माउंट डोव में इजरायली सेना का मिलिट्री बेस तबाह हुआ। उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्ला ने रॉकेट बरसाए। शुबा हिल्स में हिजबुल्ला के अटैक से आईडीएफ का बेस ध्वस्त। हालांकि आईडीएफ ने भी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन बीती रात हिजबुल्ला के बारूदी ट्रेलर से नेतन्याहू ब्रिगेड में कोहराम जरूर मच गया। वहीं हिजबुल्ला के साथ साथ हूती ने भूमध्य सागर से लाल सागर तक गदर मचाया। हूती लड़ाकों ने रेड सी और भूमध्य सागर में 4 जहाजों को निशाना बनाया। भूमध्य सागर में हूती ने ऑयल टैंकर पर ड्रोन स्ट्राइक की, तो वहीं लाल सागर में हूती ने 3 जहाजों पर मिसाइलें दागी। दावा है कि हूती ने 3 इजरायली और 1 यूएस वेसल पर अटैक किया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने यमन में मौजूद हूती के बेस पर बमबारी भी की, लेकिन बेकाबू हो चुके ईरानी प्रॉक्सी ने बाइडेन और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच ईरान के जंगी तेवर ने इजरायल के होश फाख्ता कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, हूती को एंटी शिप मिसाइल देगा रूस। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा है। अरब में युद्ध की आग को भड़का रहा है रूस। जो जानकारी सामने आ रही है, तो हूती विद्रोही जो कि लगातार अमेरिकी शिप्स पर हमले कर रहे हैं, जो कि लगातार एक बड़ा सिरदर्द अरब में बने हुए हैं। अब खबर यह आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि हूती विद्रोहियों को एंटी शिप मिसाइल रूस की तरफ से दी जाएगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। लगातार लाल सागर में हमने देखा और देख रहे हैं कि कैसे हूती विद्रोही तमाम जहाजों को, मर्चेंट शिप को निशाना बना रहे हैं, और ऐसे में एंटी शिप मिसाइल देने की जो बात है वो रूस की तरफ से सामने आ रही है। इधर हिजबुल्लाह ने इजरायल को भारी तबाही की धमकी दी है, जिसके बाद इजरायल ने हाई अलर्ट जारी किया है। उधर अमेरिका ने भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार की तैयारी की है। भूमध्य सागर में वॉरशिप को तैनात करके हिजबुल्लाह को काउंटर करने की तैयारी है। लेकिन अमेरिका को घेरने के लिए रूस और ईरान ने एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर पुतिन का ब्लूप्रिंट सफल हुआ तो अमेरिका अरब में बुरी तरह से फंस जाएगा, जहां पर उसकी साख दांव पर लगनी तय है। अभी तक इजरायल अपने वजूद बचाने का युद्ध लड़ रहा है। अब अमेरिका के वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इजरायल की घेराबंदी की जा रही है, बल्कि अमेरिका पूरी तरह इस युद्ध में फंस चुका है। ऐसा क्यों है, ये समझिए। इजरायल की मदद पर ईरान के निशाने पर अमेरिका आ गया है। रूस अमेरिका को अरब में फंसाकर बदला लेना चाहता है। रूस ने ईरान के साथ गठबंधन बनाकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक फ्रंट पर हिजबुल्लाह को ईरान लगातार हथियार पहुंचा रहा है, दूसरे फ्रंट पर हूती को रूस ने मिसाइल देने का खुला ऐलान कर दिया है। जबकि इससे पहले रूस ने ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके भेज दिए थे, जो लाल सागर में पश्चिमी देशों के खिलाफ ऑपरेशन को यमन से ऑपरेट कर रहे हैं। अब अमेरिका के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। वो हिजबुल्लाह को काबू में करे या फिर पहले हूती पर शिकंजा कसे। रूस हूती को एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। ये ऐलान उसने ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिक उतारने की बात कही। यानी ईंट का जवाब पत्थर से।
टैंक का जवाब मिसाइल से और यूरोप में बारूद का जवाब अरब में विस्फोट से दिया जा रहा है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अगर इजराइल ने लेबनान में घुसकर हमला किया तो इससे ईरानी प्रॉक्सी भड़क सकती है और हूती रूस से मिली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना सकता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि इजराइल का ऐसा करना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की फाइनल स्टेज में है। रूस वैगनर ग्रुप के जरिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की खेप पहुंचाएगा, जबकि हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। रूस के ऐलान के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ गई है, क्योंकि हूती अब अरब के तेल के कुओं को निशाना बना सकता है। CIA की रिपोर्ट है कि अगर लेबनान को इजराइल गाजा बनाना चाहता है तो उसे ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान को रूस का साथ मिल चुका है, जबकि ईरान पहले से ही हिजबुल्लाह और हूती का मददगार है। हमास को हथियार पहुंचाने में भी रूस का नाम सामने आया था। अब हिजबुल्लाह और हूती भी रूस की मदद से हमलावर हो रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पुतिन से बात करने के लिए कहा है कि वो हूती को मिसाइल ना दें। लेकिन अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ लाल सागर में नहीं है, बल्कि उसे इजराइल को भी ईरानी प्रॉक्सी से बचाना है। साथ ही सीरिया, इराक में अपने सैन्य ठिकानों की भी हिफाजत करनी है। जबकि हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में भी नेटो के मिलिट्री बेस की तरफ मिसाइलें लगा दी। ऐसे में अमेरिका के सामने संकट पैदा हो गया है कि पहले लाल सागर में युद्ध लड़े या फिर भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह की चुनौती को रोके। अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो अमेरिका लेबनान पर अटैक कर सकता है। इसके लिए उसने भूमध्य सागर में ग्रीस के पास पड़ने वाली सौदा की खाड़ी में न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को लगा दिया। यूएसएस आइजनहावर को क्रीट नेवल बेस के पास तैनात किया गया। भूमध्य सागर में साइप्रस पर ब्रिटिश एयरबेस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया, जहां पर तैनात अमेरिकी फाइटर जेट F-35 वॉर रेडी कर दिए गए, जो लेबनान पर हमले के लिए तैयार बैठा। और इसी तरह से भूमध्य सागर लेबनान की समुद्री सीमा के एकदम पास यूएसएस वास्प युद्धपोत को लगा चुका है। वास्प शॉर्ट रेंज मिसाइल से लैस है। ये लगातार टोही ड्रोन से निगरानी कर रहा है और हिजबुल्लाह ठिकानों पर कभी हमला कर सकता है। भूमध्य सागर में अमेरिका की तैयारी बताती है कि वो वहां पर हिजबुल्लाह को रोक सकता है। लेकिन दूसरी जगहों पर कैसे हमला रोकेगा, इसके लिए अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं। क्योंकि रूस ने 3 जगहों पर अमेरिका को घेरने का प्लान बनाया है। सीरिया में अल असद के समर्थक ग्रुप रूस की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराक, सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी भी रूस के साथ है, जबकि यमन में हूती रूस के वैगनर ग्रुप की कमांड को मान रहा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हूती का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा, जिसने रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की। दरअसल ये अमेरिका को सीधी चुनौती है कि रूस यूरोप में बैठकर अरब में अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच सकता है। अगर अमेरिका का वर्चस्व खत्म हुआ तो मिडिल ईस्ट में कई देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इजराइल, सऊदी अरब, कतर, लीबिया, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन। हमास
से शुरू हुई जंग हिजबुल्लाह तक जा पहुंची, जिसे हूती भी सुलगा रहा है। लेकिन लेबनान में इजराइल के हमले से पूरा अरब दहल सकता है, क्योंकि नेटो और अमेरिका के सामने रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि बाकी तीनों देशों के पास एटमी ताकत है। जबकि अब रूस फिर से मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो चुका है। अरब में उसने मिलिट्री बेस बनाने फिर शुरू कर दिए हैं। सीरिया में रूस ने कोबानी मिलिट्री बेस बना लिया है, जहां से अमेरिकी ड्रोन पर निगरानी रखी जा रही है। एक दिन पहले रूसी फाइटर जेट ने अमेरिका के रीपर ड्रोन को मार गिराया था। रूस और ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका भी तैयार है। उसने इजराइल को 10,000 बम की खेप भेजी है, साथ ही शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी। इजराइल उस बम का इस्तेमाल उसी तरह करेगा जैसे गाजा में हमास पर किया था। इसलिए इजराइल ने लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक डेथ जोन बना दिया है। अगर इस डेथ जोन में लेबनान की तरफ से कोई भी आया तो उसकी मौत निश्चित है। अमेरिका और इजराइल की इस तैयारी के बीच सवाल यह है कि रूस और ईरान कैसे पलटवार करते हैं, क्योंकि घेराबंदी हो चुकी है। बस पुतिन के फरमान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध में रूस के Mi-28 का बड़ा एक्शन। हेलीकॉप्टर से रूस का हवाई हमला हुआ यूक्रेन के कई ठिकानों पर। बमबारी, यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म। तो रूस को क्रीमिया में बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन डिफेंस ने रूस के सबसे पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का चौंकाने वाला काम किया। यूक्रेन ने अमेरिका की मिसाइलों से अभेद और अचूक माने जाने वाले रूस के सबसे एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पूरे बेस को, कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया। लेकिन इसके बाद पूरा ब्लैक सी परमाणु जंग का अखाड़ा बन गया है। व्लादिमीर पुतिन ने जमीन पर परमाणु प्रलय लाने वाली सरमट मिसाइल और ब्लैक सी में परमाणु सुनामी उठाने की ताकत रखने वाले हथियार पोसाइडन को उतार दिया। 28 जून की दोपहर यूक्रेन का समर्थन करने वाले टेलीग्राम चैनल्स, एक्स अकाउंट्स और epost.com पर अचानक ऐसी पोस्ट दिखाई देने लगी। दावा किया गया कि क्रीमिया में तैनात रूस के S-500 एंटी मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर यूक्रेन ने क्लस्टर म्यूनिशन से भारी अटैकर्स मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया है। इस हमले ने रूसी सेना और राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रूस के जिस S-500 रक्षा कवच को अब तक अभेद्य समझा जाता था, उसे यूक्रेन ने अटैकर्स यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से भेद दिया। यूक्रेन के मिसाइल हमले ने पुतिन के सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त नहीं किया, बल्कि क्रीमिया में S-500 के लिए बनाया गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही तबाह कर दिया। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी UNN ने एक सैटेलाइट इमेज के साथ इस घटना की रिपोर्ट लिखी है। दावा किया है कि ये सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के तजानकोय एयरफील्ड में बने रूस के S-500 एंटी मिसाइल कॉम्प्लेक्स की है। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन के सबसे नए अटैकर्स मिसाइल अटैक के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और वहां तैनात S-500 भस्म हो गए। रूस के जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली समझा जाता था, जिसके बारे में दावा यह था कि उसकी नजर से आसमान में उड़ती दुश्मन की कोई मिसाइल बच नहीं सकती, उस $600 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले सबसे शक्तिशाली S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के औसत समझे जाने वाले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ने कैसे तबाह कर दिया।
S-500 जैसा दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की ATACMS मिसाइलों का पता कैसे नहीं लगा पाया? S-500 जैसा शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने ही कॉम्प्लेक्स में मिसाइल हमले से तबाह कैसे हो गया? ये सवाल इस हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश होने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि S-500 को रूसी सेना प्रोमेथस और गॉड ऑफ फायर कहती है। इस सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर तक है। S-500 सिस्टम 800 किलोमीटर की दूरी से ही लक्ष्यों की पहचान कर लेता है। S-500 सिस्टम एक साथ 10 सुपरसोनिक मिसाइलों से एक के बाद एक निशाना लगाने में सक्षम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक या मैक 10 की स्पीड से उड़ रही मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। S-500 इतना शक्तिशाली है कि वो दुश्मन की किसी भी तरह की मिसाइलों, स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष में निचली कक्षा में चक्कर काट रहे हथियारों को भी तबाह करने में सक्षम है। इसलिए क्रीमिया में S-500 के कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले ने क्रेमलिन तक को इमरजेंसी अलर्ट कर दिया। पुतिन ने तुरंत बदला लेने का ऑर्डर दिया और पहली बार युद्ध में दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल सरमत उतार दी। S-500 के ध्वस्त होने के बाद ब्लैक सी में परमाणु आग भड़क सकती है। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच परमाणु भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि युद्ध में एक तरफ दुनिया की सबसे विनाशकारी परमाणु मिसाइल सरमत की एंट्री हो गई है, तो दूसरी तरफ रूस ने ब्लैक सी में परमाणु सुनामी पैदा करने वाले सबसे शक्तिशाली हथियार पोसाइडन को तैनात कर दिया है।